हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के अगले चैप्टर जिसमें हम मानव अधिकारों या जो अधिकार है भारतीय संविधान में 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट जिसे कहते हैं, उसके तहत हम आज शोषण के विरुद्ध अधिकार को जानेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 दोनों में समाहित है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में हमें 3 चीज़ें मिलती है: मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलाश्रम। ठीक है, आर्टिकल 23 का सब क्लोज ए क्या कहता है? राज्य मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलाश्रम को समाप्त करने के लिए प्रावधान करेगा। ठीक है, मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है और इसके लिए न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम जीवित रहने तक की कारावास की सजा का प्रावधान है। ठीक है, अगर इसका मानव दुर्व्यापार मतलब मानव तस्करी की जाती है, मानव को बेचा जाता है, तो उस पर कम से कम 7 साल की सजा या अधिकतम आजीवन कारावास रहती है। बलाश्रम में शारीरिक प्रताड़ना देकर या भय दिखाकर कार्य करवाना भी शामिल है। बलाश्रम मतलब जबरदस्ती किसी से कार्य कराना। ठीक है, इसके अतिरिक्त 1982 में एशियाड गेम्स केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी पर कार्य करवाना बलाश्रम की श्रेणी में आता है। जो एशियाड गेम्स हुए थे उसमें बहुत सारे लोगों से कम मजदूरी पर कार्य कराया था, तो उसे भी बलाश्रम के अंतर्गत रखा गया था। इसमें केस हुआ था एक। अब आर्टिकल 23 सब क्लोज 2 में इसके कुछ अपवाद भी क्या है? राज्य राष्ट्रहित या जनहित में कुछ सेवाओं को अनिवार्य भर्ती का प्रावधान कर सकता है, इसे बलाश्रम नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ भर्तियों में अनिवार्य मतलब कुछ सेवाएं ऐसी होती है जिसमें अनिवार्य भर्ती का प्रावधान कर सकता है, जैसे सेना हो गया, है ना। इस तरह की सेवाओं में अनिवार्य भर्ती का प्रावधान कर सकता है, इसे बलाश्रम नहीं माना जाएगा। परंतु नियुक्ति में धर्म, जाति, मूलवंश या वर्ग के आधार पर भेद किया जाएगा। इसमें देखो, धर्म के आधार पर नहीं किया जाएगा, जाति के आधार पर नहीं किया जाएगा, मूलवंश या वर्ग के आधार पर नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें लिंग के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मेल फीमेल को सेना में नहीं भेजा जाता है ना, फीमेल्स को नहीं भेजा जाता है, तो इसलिए वहाँ पे इस तरह का भेदभाव पॉसिबल है। आर्टिकल 24 क्या बताता है? आर्टिकल 24 राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उद्योग, खनन या खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं करेगा और ऐसे नियोजन को रोकने के लिए कानून बनाएगा। ठीक है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको किसी ऐसे कार्य में या किसी उद्योग में नहीं लगाया जाएगा जहाँ खतरनाक गतिविधियाँ होती हो, जैसे कोई ऐसी, जैसे परमाणु रिएक्टर के कारखानों में, इस तरह से नहीं लगाया जा सकता है। ठीक, इन क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में नियोजन पर प्रतिबंध बाल श्रम अधिनियम 1986, जो एक आया था बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 के आधार पर लगाया जाता है और वो विधिक अधिकार की श्रेणी में आता है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 23 और 23 एंड 24। 23 क्या है? मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलाश्रम। 24 क्या है? जो बाल श्रम से संबंधित है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, आप याद रखना। कभी कभी बाल श्रम का अनुच्छेद पूछ लिया जाता है, उसमें 23 और 24 रहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है 24 है। अब हम आते आर्टिकल 25 से 28। ये भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसमें 3 तरह का मतलब 3 तरह का दिया है। आर्टिकल 25 में दिया है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 26 में दिया है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, और तीसरे में जो 27 और 28 में राज्य को दिए गए निर्देश है धर्म के संबंध में। अनुच्छेद 25 सब क्लोज 1 क्या बोलता है? भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा के आवाज के अनुसार धर्म को मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी दोनों समाज में साथ साथ रह सकते हैं। मीन्स कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार, मीन्स कोई भी व्यक्ति जो अपना धर्म मानता है उसका पालन करने के लिए स्वतंत्र है। इसमें जैसे मैं किसी भी धर्म को अगर मानता हूँ तो उसकी पालन करने के लिए स्वतंत्र हूँ। राज्य इसमें किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगा सकता, और ये सभी लोगों को प्राप्त है ना।
जो भारत के लोग हैं और भारत से बाहर, मतलब ये भारतीयों और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है ये अधिकार। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, धर्म के अनुसार आचरण करने या धर्म का प्रचार करने का स्वतंत्रता है। मतलब धर्म का प्रचार प्रसार भी इसी के अंतर्गत आता है। अगर मैं धार्मिक कोई स्टेटस या वगैरह कुछ ऐसा लगाता हूँ तो वो भी मेरे धर्म के अनुसार वैलिड है। धर्म के प्रचार में ये सम्मिलित है कि कोई व्यक्ति किसी धर्म से प्रभावित होकर अपने धर्म परिवर्तन कर सके, परंतु किसी को भय, लालच या धोखे से धर्म कराने का अधिकार नहीं है। मतलब अगर हम किसी धर्म के प्रभाव में हैं या हमें कोई धर्म अच्छा लगता है तो हम धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं, ये भी एक अधिकार है। परंतु ये धर्म परिवर्तन किसी के भय, लालच या धोखे से परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये गलत माना जाएगा। एक केस हुआ था स्टेनिलास केस में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे निर्धारित किया था, कुछ निबंधन लगाए थे। मतलब ये जो ऊपर वाली बात लिखी है कि कोई भय, लालच या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है, इसको किस केस में बताया गया था? इसे स्टेनिलास केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था। अब इस पे कुछ निर्बंधन भी है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जिसे बोलते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता पर 3 आधारों से निर्बंधन लगाया जा सकता है: लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। ठीक है, इसमें स्वास्थ्य महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके अतिरिक्त 25 सब क्लोज 2 में धार्मिक आचरण से संबंधित वित्तीय, राजनीतिक और लौकिक क्रियाकलापों को भी राज्य द्वारा विनियमित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि धर्म के 2 भाग होंगे। कौन कौन से? एक तो धर्म का अभिन्न अंग, इसका अर्थ है कि ऐसे क्रियाकलाप जिनके बिना धर्म की मान्यता पूरी न हो सके, जैसे ईश्वर की प्रार्थना करना एक धर्म का अभिन्न अंग है। ठीक है। और दूसरा है सामाजिक पक्ष, जो धर्म द्वारा संचालित होते हैं। इसमें परिवर्तन करने से या प्रतिबंधित करने से धर्म की मूल मान्यताओं पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे इसका हम सामाजिक पक्ष देख सकते हैं, मंदिर मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाना। ठीक है, लाउड स्पीकर को ऐसा अनिवार्य अंग तो है नहीं, भगवान तो वैसे भी सुनते हैं। ठीक, तो ये सामाजिक पक्ष है। अब एक केस हुआ था इस्माइल फारूकी केस 1994। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि पूजा करना धर्म का अभिन्न अंग है, परंतु किसी विशिष्ट स्थान पर पूजा करना धर्म का अभिन्न अंग नहीं है, जब तक कि ऐसा स्थान ऐतिहासिक रूप से धार्मिक महत्व का न हो। मतलब इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था कि पूजा करना धर्म का अभिन्न अंग है, परंतु किसी विशिष्ट स्थान पर पूजा करना धर्म का विशिष्ट अंग नहीं। आप बोलोगे कि मेरे को यही पूजा करनी है, तो ऐसा नहीं है। ठीक, पूजा करिए, ऐसा नहीं है, पर और ये जब तक कोई ऐतिहासिक स्थल अगर है वो तो फिर बात अलग है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि रोड के बगल में हमने मंदिर बना के बोल दिया कि यहाँ पे हम पूजा करेंगे, मस्जिद बना के बोल दिया कि यहाँ पे हम मतलब वो नमाज वगैरह पढ़ेंगे, तो ये एक तरह से इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि वो कोई ऐतिहासिक स्थल नहीं है। लेकिन कोई ऐतिहासिक स्थल में ऐसा नहीं होगा। एक 27 सितंबर 2018 को इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नमाज के लिए मस्जिद को इस्लाम का हिस्सा न मानने का निर्णय बड़ी पीठ को भेजने से इनकार। मतलब इस्लाम में क्या होता है कि मस्जिद को बोलते हैं कि धर्म का अभिन्न अंग है, लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने कोर्ट ने मना कर दिया है, ऐसा कोई नहीं है, वो बड़ी पीठ से भेजने से मना कर दिया है। अब नेक्स्ट आता है हमारा 2017 में 3 तलाक को न्यायपालिका ने धर्म का अभिन्न अंग मानने से इनकार कर दिया। तो 3 तलाक को भी इसी आधार पर मना किया था, ये कोई धर्म का अभिन्न अंग नहीं है। अब आर्टिकल हमारा 25 सब क्लोज 2 आता है। हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं में हिंदुओं के सभी वर्ग के लोगों को प्रवेश देने का प्रावधान है। मतलब आप हिंदू हैं तो आप सभी वर्ग, उसमें जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी लोग उसमें प्रवेश कर सकते हैं हिंदुओं के मंदिर में। आर्टिकल 25 में 2 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। पहला क्या दिया है? कृपाण रखना सिक्कों का धार्मिक मान्यताओं का अंग, कृपाण रखना जो रखते हैं ना वो, तो वो सिक्कों का धार्मिक मान्यताओं का अंग है। दूसरा स्पष्टीकरण, हिंदू धर्म में सिख और बौद्ध और जैन तीनों सम्मिलित होते हैं। सिख, बौद्ध और जैन तीनों धर्म के लोग हिंदू धर्म में समाहित है। अब आता है हमारा आर्टिकल 26, धार्मिक संप्रदाय या उसके वर्ग, धर्म या कल्याण के लिए धार्मिक संस्थाओं का गठन, धार्मिक मामलों में प्रबंधन का कार्य, धर्म संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व, ऐसी संपत्ति के प्रबंधन और प्रशासन का अधिकार।
मतलब धार्मिक समुदाय या उनके वर्ग को ये सब प्राप्त होते हैं। इस पर निर्बंधन भी लगाए जाते हैं। कौन कौन से? वो जो मैं पहले बता चुका हूँ, सदाचार, लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य, इन 3 आधारों पर इस पर निर्बंधन भी लगाए जा सकते हैं। अब आता है राज्य के लिए निर्देश। राज्य के लिए निर्देश आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28 में बताए गए हैं। आर्टिकल 27 में क्या बताया गया है? राज्य किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई कर आरोपित नहीं कर सकता। मतलब राज्य किसी धर्म को बढ़ाने के लिए ऐसा कोई कर नहीं लगा सकता, हम हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में या और कोई धर्म है, इसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर लगा रहे हैं, तो ऐसा राज्य नहीं कर सकता। परंतु राज्य को अधिकार होगा कि धार्मिक स्थलों के लौकिक प्रबंधन के लिए फीस ले सकता है। ठीक है, फीस ले सकता है। ठीक है, जैसे आपको कोई वो यात्रा वगैरह पे भेज रहा है तो वो इस तरह से फीस ले सकता है, वहाँ प्रबंधन के लिए फीस ले सकता है। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन बढ़ावा देने के लिए नहीं कर सकते। अब इसमें नोट किया है सब्सिडी जो कि धार्मिक कार्यों के प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराई जाती है, वो धर्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रेरित नहीं है, अतः वो संवैधानिक है ना। जो सब्सिडी प्रदान की जाती है, जैसे हज यात्रा में हो गई या चारों धाम की यात्राएं में हो गई, है ना, तो उसमें वो धार्मिक कार्यों के प्रयोजन से बढ़ाई जाती है, इसमें किसी धर्म विशेष का बढ़ावा नहीं दिया जाता है, इसलिए ये संवैधानिक है। अब आर्टिकल 28 में राज्य के लिए निर्देश है। ठीक है, अगर कोई शिक्षण संस्था है और तो उसको धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं दी सकती। इसमें 4 तरह के उपबंध हो सकते हैं। अगर कोई संस्था राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है, अगर किसी को वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही तो वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं होगी। अगर दूसरा उपबंध क्या है? राज्य द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है और उसी के द्वारा प्रबंधित भी की जा रही है, तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर राज्य द्वारा वित्तीय सहायता और प्रबंधित दोनों किया जा रहा है तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगर कोई राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, वो बाध्यकारी नहीं है। अब कुछ संस्थाएं ऐसी होती है जो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त धार्मिक संस्थाएं होती है, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाना अनिवार्य है, बाध्यकारी है। ठीक है, धार्मिक सहायता, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त धार्मिक संस्था है। ठीक है, वहाँ पे अगर सहायता प्रदान कर रहे हो कोई धार्मिक संस्था है तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए और वो बाध्यकारी है। ठीक है, तो ये 4 तरह की कंडीशन है। 4 तरह की कंडीशन एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ। एक तो अगर राज्य वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है तो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, बाध्यकारी नहीं होती। राज्य द्वारा वित्तीय सहायता भी दे रहा है और प्रबंधित भी कर रहा है तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। राज्य द्वारा केवल मान्यता प्राप्त है तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, बाध्यकारी नहीं रहेगी। और राज्य द्वारा सहायता प्राप्त धार्मिक संस्थान, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त धार्मिक संस्थान होंगे तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, बाध्यकारी होगी वो। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट, सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार। यह आर्टिकल 29 और 30 में वर्णित है। आर्टिकल 29 सब क्लोज 1 क्या बोलता है? भारत के राज्य क्षेत्र या किसी भाग के नागरिकों को किसी वर्ग को उसकी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। क्या क्या है? भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा किसी भी नागरिक को। आर्टिकल 29 सब क्लोज 2 क्या है? राज्य द्वारा सहायता पाने वाले किसी संस्था में नागरिकों को केवल धर्म, जाति, मूलवंश या भाषा के आधार पर प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब राज्य द्वारा सहायता पाने वाली किसी संस्था में नागरिकों को केवल धर्म, जाति, मूलवंश या भाषा, इसमें भाषा का वर्णन है, क्या आधार पर प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जा सकता। और इसमें किसका वर्णन नहीं है? विशेष रूप से लिंग का वर्णन नहीं है। लिंग के आधार पर वंचित किया जा सकता है लेकिन भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और तो ये धर्म, जाति, मूलवंश तो पहले भी थे। अब आता है हमारा एक केस हुआ था, सेंट स्टीफन कॉलेज केस और टीएम पाई केस और पीए इनामदार केस। ये मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूंगा, 2005 में जो हुआ था ये इनामदार केस। अब आर्टिकल 30 के बारे में देखते हैं। इसके अनुसार धार्मिक संस्था और भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। इसके अनुसार धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समुदाय को परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु इसके 2 आधार धर्म और भाषा निर्धारित किए गए। ठीक है, धर्म और भाषा निर्धारित किए गए। ब्रिटिश काल में मुस्लिम समुदाय में यह भय प्रदर्शित किया गया था कि हिंदू बहुसंख्यक समाज में उनके हित असुरक्षित रहेंगे। इसी आधार पर दक्षिण भारतीय राज्यों
के मन में यह भेद था कि स्वतंत्र भारत में उनकी भाषा संरक्षित नहीं रहेगी। अतः संविधान निर्माताओं ने इन दोनों ही वर्गों के मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए इन्हें शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार दिया है। भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को अल्पसंख्यक वर्ग की श्रेणी में शामिल किया गया है, परंतु यह निर्धारण भारत की संपूर्ण जनसंख्या के आधार पर है, जिससे न्यायालय ने अपनी असहमति जताई है। मतलब पूरे देश के आधार पर इसका डिवीजन किया गया है ना। जो अल्पसंख्यक, ऐसे नहीं बताया गया कि जैसे ये मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में अगर देश की अपेक्षा कोई ऐसा धर्म है जो कम संख्या में है तो उसको अल्पसंख्यक का दर्जा दे दें, ठीक है। अब जैसे एक जम्मू कश्मीर को उदाहरण देखते हैं। जम्मू कश्मीर अगर मुसलमान बहुसंख्यक है तो वहाँ पे हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो पूरे देश में हिंदू बहुसंख्यक है ना, तो देश के आधार पर इकाई बनाई गई है, ठीक है। दो महत्वपूर्ण निर्णयों में न्यायपालिका ने अल्पसंख्यक वर्ग और अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए निर्णय दिया है और इन्हें परिभाषित किया है। पहला केस कौन सा है? TM पाई केस, जो 2003 में हुआ था। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न सिद्धांत दिए। अल्पसंख्यकों को निर्धारण प्रांत की कुल जनसंख्या में धर्म या भाषा के निवासियों के अनुपात के अनुसार किया जाना चाहिए। इस आधार पर जम्मू कश्मीर में हिंदू, ईसाई आदि वर्ग अल्पसंख्यक होंगे, उत्तर पूर्वी राज्यों में हिंदू, मुस्लिम आदि अल्पसंख्यक होंगे और शेष भारत में मुस्लिम, ईसाई अल्पसंख्यक होंगे। इस तरह का उन्होंने बोला है। अल्पसंख्यक संस्थाओं में गैर अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के प्रवेश के लिए आरक्षण की सीमा अल्पसंख्यक संस्था द्वारा तय की जाएगी। अल्पसंख्यक संस्थाओं में गैर अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के प्रवेश के लिए आरक्षण की सीमा अल्पसंख्यक संस्था के द्वारा तय की जाएगी, ठीक है। व्यावसायिक संस्थान जो अल्पसंख्यक संस्था है परंतु राज्य द्वारा सहायता प्राप्त है, सहायता में प्रवेश परीक्षा के लिए नियम राज्य तय कर सकेगा। राज्य के द्वारा ऐसी संस्थाओं में नियम बनाए जाएंगे। बहुसंख्यकों को सांस्कृतिक संरक्षण के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में ही प्राप्त है और यह अनुच्छेद 19(1)(g) और अनुच्छेद 26 में वर्णित है। इसका अर्थ है कि उन्हें अनुच्छेद 30 के अधीन संरक्षण प्राप्त नहीं है। मतलब अगर कोई बहुसंख्यक समुदाय बोले कि हम कोई ऐसा संस्थान खोलना चाहते हैं जो बहुसंख्यक के हितों का वो करे, संरक्षण करे, तो ऐसा इनको आर्टिकल 20 उन्हें आर्टिकल 30 के तहत उन्हें संरक्षण ऐसा प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए उन्होंने 19(1)(g) में है ना, जिसमें व्यापार, वित्तीय व्यवसाय है ना, ये करने का अधिकार है, इसके अंतर्गत और आर्टिकल 26 में ये चीज़ें वर्णित है, तो उनको बहुसंख्यकों को आर्टिकल 30 के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। अब आता है हमारा PA इनामदार केस, जो 2005 में हुआ था। इस केस में अल्पसंख्यक समुदाय शिक्षण संस्थाओं की 3 श्रेणी तय की जा सकती है। कौन कौन सी? राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, ना तो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त, ना ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। प्रथम 2 श्रेणियों के लिए राज्य विनिमय का अधिकार रखता है। तीसरी श्रेणी के लिए राज्य हस्तक्षेप का अधिकार नहीं रखता है, क्योंकि ना तो इसमें राज्य ने सहायता प्रदान की, ना ही राज्य ने मान्यता प्रदान की। इस केस में न्यायालय ने व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं को अलग वर्ग घोषित किया। यदि कोई अल्पसंख्यक संस्था भी व्यावसायिक शिक्षण संस्था के रूप में स्थापित है तो अल्पसंख्यक का दर्जा खो देगी, ठीक है। अगर कोई व्यावसायिक संस्था खोली गई है, व्यावसायिक संस्था है वो, ठीक है, जैसे कॉलेज वगैरह पढ़ा, तो फिर उसे अल्पसंख्यक का दर्जा छीन लिया जाएगा, ठीक है। गैर सहायता या गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता, जबकि शेष सभी संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान लागू होगा, ठीक है। अगर कोई राज्य से सहायता भी नहीं प्राप्त है, ना ही उसे मान्यता प्राप्त है, तो फिर वहाँ पे आरक्षण लागू नहीं होगा। अपने हिसाब से वो जैसे जो धर्म के लोग हैं उसी धर्म के लोग भर्ती कर सकते हैं या अन्य धर्म के, जैसा वो चाहे कर सकते हैं। अब इसमें एक वो भी हुआ था, इसी प्रावधान के विरुद्ध संविधान संशोधन द्वारा 1915(5) जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 जोड़ा गया था, जिसमें प्राइवेट संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया और अल्पसंख्यक संस्थाओं को इससे अलग रखा गया, ठीक है। जो प्राइवेट संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान इसी के तहत किया गया था और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 जोड़ा गया था इस प्रोविजंस के तहत, और बताया गया था कि अल्पसंख्यक जो संस्था है उनको इसमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। प्राइवेट संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, लेकिन अल्पसंख्यक संस्थाओं को इससे अलग रखा जाएगा।
अब आता है हमारा आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार। इसको पता ही है आपको, 44 संविधान संशोधन द्वारा निश्चित कर दिया गया है, इसको विधिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है आर्टिकल 31 का के तहत। संपत्ति के अधिकार जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 300A में प्रतिस्थापित कर दिया गया था, परंतु इस अनुच्छेद में क्रमशः पहले संविधान संशोधन और 42वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 31 सब क्लोज ए, 31 सब क्लोज बी, 31 सब क्लोज सी जोड़ा गया और इनका उद्देश्य सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना था। ठीक है। और एक केस आया था 2007 में, IR कोहिल्लू केस। IR कोहिल्लू केस क्या था मैं बता देता हूँ। इसमें चल क्यों नहीं रहा है? एक सेकेंड। IR कोहिल्लू केस क्या था, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। IR कोहिल्लू केस क्या था, जो संविधान की 9वीं अनुसूची है, संविधान की जो 9वीं अनुसूची है उसमें मतलब उसका भी निरीक्षण किया जा सकता है IR कोहिल्लू के तहत, और उसको बोला था कि ये संविधान का आधारभूत ढांचा है, संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया था और कहा था कि संविधान के किसी भी भाग को हम देख सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, उसे निश्चित कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो 2007 में जो IR कोहिल्लू केस आया था उसमें ये बताया गया था कि हम संविधान की जो 9वीं अनुसूची है ना, 9th शेड्यूल है ना, 9th शेड्यूल में क्या बताया गया है, जो भूमि से संबंधित जो विषय है ना, भूमि संबंधी विषय, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में वो देख सकता है कोर्ट। तो ये उसके IR कोहिल्लू केस था। अब आगे क्या होता है, संपत्ति के अधिकार में संसद द्वारा भूमि सुधार विधियों को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती देने से बचाना चाहती थी कि इसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 में दिए मौलिक अधिकारों का हनन होता है। और प्रथम संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B को जोड़ा गया। अनुच्छेद 31A क्या है, यदि 31A के प्रावधान, अनुच्छेद 31A में प्रावधान किया गया है कि राज्य यदि किसी संपदा का अर्जन करने के लिए या लोक हित में किसी संपत्ति को अर्जित करने के लिए या दो से अधिक निगमों के विलय के लिए या खनिज क्षेत्र के लिए किए गए करार या पट्टे को समाप्त करने के लिए कोई विधि बनाएगा, तो उसे इसलिए शून्य नहीं माना जाएगा कि वो अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है। ठीक है, मतलब संपत्ति के अधिकार के बारे में इसमें कुछ बताया गया है। नोट, इसमें क्या संपदा में क्या क्या आती है, जागीर आती है, इनाम आती है, जो रैयत भूमि होती है ना, जो पहले रैयतवाड़ी चलती थी जिसके है ना, रैयतवाड़ी जिसमें किसानों को ही भूस्वामी बनाया गया था, तो वो रैयत भूमि है ना, वो शामिल है। आर्टिकल 31 सब क्लोज ए में ये प्रावधान किया गया है कि यदि संपदा या संपत्ति अर्जन करने की विधि राज्य में विधानमंडल द्वारा पारित की गई हो तो इसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाएगा और विधि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही लागू होगी। ठीक है, जो आर्टिकल 200 है उसमें कुछ ऐसे प्रोविजन से अगर राज्य कोई इस तरह का बिल पास करता है तो उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाता है ना, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाता है। एक यहाँ पे टिप देख लेते हैं, नोट, यदि किसी की संपत्ति अर्जित की जाएगी तो उसे दिया गया मुआवजा बाजार मूल्य से कम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भूमि अधिग्रहण कानून को आप अलग से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। भूमि अधिग्रहण कानून ये पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 31 सब क्लोज बी। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया और इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय के लिए बनाए गए कानूनों में न्यायिक हस्तक्षेप को कम करना था। 1973 में केशवानंद भारती केस में न्यायपालिका ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया जिसको आधार बनाते हुए IR कोहिल्लू केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायपालिका आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर जांच सकती है। ठीक है, जो मैं अभी बता रहा था सेम टू सेम वही बात लिखी हुई है। अब एक हम यहाँ पे UPSC मेंस का प्रश्न देखते हैं
कोहिल्लू केस का निर्णय क्या था? इस संदर्भ में क्या आप कह सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन सर्वाधिक महत्व का आधारभूत लक्षण है? ठीक है, इसका उत्तर क्या होना चाहिए? न्यायिक पुनरावलोकन से आशय है कि न्यायपालिका विधायिका के द्वारा बनाई गई वीडियो की जांच कर इस आधार पर कर सके कि वो संविधान के प्रावधान या भावना के अनुरूप हो। यदि कोई विधि संविधान विरुद्ध होगी तो न्यायपालिका उसे शून्य घोषित कर सकती है। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़कर न्यायपालिका के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया गया, परंतु आईआर कोहिल्लू केस में दिए गए न्यायिक निर्णय में पुनरावलोकन की शक्ति का विस्तार 9वीं अनुसूची तक कर दिया गया। यद्यपि यहाँ पर सीमा आधारभूत ढांचे के रूप में स्थापित की गई है। न्यायपालिका के पास शक्ति है कि वो आधारभूत ढांचे को व्याख्यायित कर सके और इसका प्रयोग करते हुए न्यायिक पुनरावलोकन को आधारभूत लक्षण बताया गया है। अंततः ये स्थिति है कि वर्तमान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायपालिका न केवल विधियों का पुनरावलोकन कर सकती है बल्कि आधारभूत ढांचे को भी निर्धारित कर सकती है। अतः ये कहना तर्कसंगत होगा कि आधारभूत ढांचे में न्यायिक पुनरावलोकन का सर्वाधिक महत्व है। मीन्स ये है कि भारतीय संविधान जो न्यायालय होता है वो भारतीय संविधान के किसी भी प्रोविजंस का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है और उसे आधारभूत ढांचा है या नहीं है अगर सरकार परिवर्तित करती है तो उसके आधार पर नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकता है। अब आता है हमारा अनुच्छेद 31 सबक्लोज सी। इसे 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि यदि अनुच्छेद 31 बी और अनुच्छेद 31 सी जिसमें समाजवाद को स्थापित करने का प्रावधान किया गया है को लागू करने के क्रम में यदि अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन होता है तो इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस प्रकार इस सिद्धांत को लागू करके संसद ने नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधानों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी। ये एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन होता है और इसको आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते क्योंकि इसमें संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, 1973 में केशवानंद भारती के निर्णय के पश्चात संसद ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया, जिसके अनुसार सभी नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 पर प्राथमिकता दी गई और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को भी सीमित किया गया। ठीक है, ये कब हुआ? 42वें संविधान संशोधन। अब आगे देखते क्या होता है। 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में न्यायपालिका ने 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए इस प्रावधान को शून्य घोषित कर दिया। जो ऊपर वाला प्रावधान है उसको शून्य घोषित कर दिया और स्थापित किया कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक है। जो मिनर्वा मिल्स केस हुआ था, मिनर्वा मिल्स केस जो केस था ये हुआ था 1980 में और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, ये एक विशेष बात है, ये आप याद रखना। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। 25वां संविधान संशोधन लागू और न्यायिक पुनरावलोकन भी लागू है। ठीक है, अब इसकी वर्तमान स्थिति हम ये देखें। 25वां संविधान संशोधन लागू है। 25वां संविधान संशोधन क्या था कि आर्टिकल क्या था बताओ? आर्टिकल ये था 25वां संविधान संशोधन ये लागू है अभी 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये क्या है? जो आर्टिकल 39B और 39C में जो प्रोविजन समाजवाद के जो संपत्ति का अगर अपन वो करते ना संक्रेदन वगैरह उससे संबंधित समाजवाद के लक्ष्य वो 19 आर्टिकल 14 और 19 को ओवरलैप करेगा। ठीक है, इसके आधार पर आप कोर्ट नहीं जा सकते कि हमारे 14 और 19 का आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, अब आता है हमारा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 बहुत महत्वपूर्ण है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें क्या होता है कि अगर आपके कोई भी अधिकार हनन हो रहा है तो आप अपने अधिकारों के लिए कोर्ट जा सकते हैं, है ना। और इसको भीमराव बी आर अम्बेडकर जी ने क्या बोला था? भारतीय संविधान की आत्मा बोला था, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। ठीक है, अब ये जो इधर लिखा है पीएन भगवती केस, एसपी गुप्ता केस, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। जनहित याचिका से संबंधित थे पीएन भगवती।
अब आर्टिकल 32 सब क्लोज 1 में क्या लिखा है, इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो संरक्षण के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय से मांग कर सकता है। इस प्रावधान के अनुसार वह व्यक्ति अधिकार संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता था जिसके मौलिक अधिकारों को हनन हुआ हो। इसे लोकस स्टेंडी का सिद्धांत कहते हैं। इस व्यवस्था के कारण समाज में ऐसे वर्ग जिन्हें अधिकारों के संदर्भ में ज्ञान नहीं था या जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, संरक्षण के लिए मांग करने में अक्षम थे। मतलब जो आर्टिकल 32A में था कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों का हनन हो जाते हैं जो बेचारा काफ़ी गरीब होता है और वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होता है। फिर आगे क्या हुआ, 1982 में एसपी गुप्ता केस में, जिसे न्यायाधीश स्थानांतरण केस के नाम से भी जाना जाता है, ने जस्टिस पीएन भगवती, ये पीएन भगवती बहुत महत्वपूर्ण है, जस्टिस पीएन भगवती ने यह प्रतिपादित किया कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के हनन के संदर्भ में या ऐसे अधिकारों के हनन के संदर्भ में जिसका प्रभाव समाज के एक बड़े वर्ग पर पड़ता है के लिए सर्वोच्च न्यायालय से संरक्षण की मांग कर सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति मतलब कोई संस्था, व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है अपने मतलब अधिकारों की अगर किसी बड़े समाज के किसी बड़े वर्ग पर अगर प्रभाव डाल रहा है तो वो कोर्ट में जा सकता है। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति पोस्ट कार्ड पर भी अपनी शिकायत भेजेगा तो न्यायपालिका उसे याचिका मानते हुए कार्यवाही करेगी। शिकायत जनहित के संदर्भ में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मुद्दे फंस जाते हैं कि ये जनहित है या नहीं, है ना, जनहित का मुद्दा होना चाहिए। यहीं से न्यायपालिका ने जनहित याचिका के सिद्धांत को आरंभ किया। वर्तमान में लोकस स्टेंडी और जनहित याचिका दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। लोकस स्टेंडी भी हो सकता है, कोई व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग भी कर सकता है, और जनहित याचिका के समुदाय विशेष के वर्गों की मांग के लिए भी आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। भारत में जनहित याचिका के प्रतिपादन से सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत किया है, क्योंकि समाज के बड़े वर्ग को या तो अधिकारों का ज्ञान नहीं है या वो आर्थिक रूप से कमजोर है। वर्तमान में अनेक सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और वकील जनहित याचिकाओं के माध्यम से वंचित वर्गों के लिए अधिकारों को सुनिश्चित कर रहे हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन, निजता का अधिकार, मेडिकल सहायता पाने का अधिकार, आर्थिक शोषण से मुक्ति जैसे निर्णय जनहित याचिकाओं का ही परिणाम है। एक और जनहित याचिकाओं ने अनेक अधिकारों को जनता के लिए उपलब्ध कराया है, तो दूसरी ओर वर्तमान में जनहित याचिकाओं का उपयोग लोकप्रियता या राजनीतिक हितों को प्राप्त करने के लिए हो रहा है। अनेक याचिकाएं सरकार की नीतियों के विरुद्ध दायर की जा रही है। परिणाम स्वरूप न्यायपालिका का समय भी बर्बाद होता है और न्यायपालिका पर अनावश्यक बोझ भी बढ़ता है और अंततः न्यायपालिका में लंबित मामलों में वृद्धि हो जाती है। कभी कभी राजनीतिक पूर्वाग्रह को देखते हुए भी जनहित याचिकाएं जारी की जाती है ना, राजनीतिक पूर्वाग्रह या अन्य बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए भी जनहित याचिका दायर की जाने लगी है, जो कोर्ट के लिए एक चुनौती का विषय बनकर आया है, क्योंकि वहाँ से मामले बढ़ जाते हैं और केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जाती है और न्याय से लोग वंचित होने लगते हैं। निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं हम इसमें, समाज में बौद्धिक वर्ग को अपने उत्तरदायित्व को समझना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि जनहित याचिका का प्रयोग वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए ही किया जाए, परंतु जनहित याचिका के संबंध में न्यायपालिका को उत्तरदायित्व वृहत है और उसे वो निश्चित मानदंड निर्धारित करने चाहिए जिसके आधार पर जनहित याचिकाएं स्वीकृत की जाए, है ना। तो ये पूरा जनहित याचिकाओं से PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से संबंधित है। ठीक, और PN भगवती एक महत्वपूर्ण नाम है। इन्हें जनहित याचिकाओं का जनक के रूप में भी जाना जाता है, PN भगवती, ये आप नाम याद रखना। अब आता है जो 5 तरह की सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी की जा सकती है, किसके संदर्भ में, अगर व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है। तो पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश। बंदी प्रत्यक्षीकरण को हेबियस कॉर्पस बोलते हैं, परमादेश को मैंडेबस बोलते हैं, प्रतिषेध को प्रोहिबिशन बोलते हैं, उत्प्रेषण को सर्टियोरी बोलते हैं, अधिकार पर्चा को क्यो वारंटो बोलते हैं। पहली हम जानेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये किसके विरुद्ध जारी की सकती है, निजी व्यक्ति एवं प्राधिकारी के विरुद्ध जिसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त है। क्या आदेश जारी होता है इसमें, सर्वोच्च न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर अपने सम्मुख प्रस्तुत करने का आदेश जारी करती है। इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होता है।
यदि बंदी बनाए जाने का कारण वैध है तो मजिस्ट्रेट प्राधिकारी को बंदी बनाने के लिए अनुमति दे सकता है, और यदि कारण अवैध है तो बंदी व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है। बंदी जो जिसे बंधक बनाया गया है, बंदी को सशरीर प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या कोई ऐसी समस्या आ जाती है तो उसको आप ऐसे भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आता है हमारा परमादेश। परमादेश किसके विरुद्ध जारी होता है? किसी प्राधिकारी या राज्य या संघ की कार्यपालिका के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। क्या आदेश होता है इसमें? न्यायालय प्राधिकारी या कार्यपालिका को अपने कर्तव्य की सीमा में रहते हुए किसी कार्य को करने का आदेश जारी कर सकता है। परमादेश आदेश दे सकता है कि आप इस कार्य की सीमा के अंतर्गत रहते हुए कार्य करिए। नेक्स्ट आता है हमारा प्रतिषेध। प्रतिषेध किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, कनिष्ठ न्यायालयों के अंदर, इसमें अर्ध न्यायिक संस्थाएं, अधीनस्थ न्यायालय और अधिकरण शामिल है। इसमें क्या आदेश होता है? इसमें होता है यदि कनिष्ठ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर किसी मामले में सुनवाई करती है तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसी सुनवाई रोकने के आदेश जारी कर सकता है, है ना, जारी करता है। ठीक है, मतलब लोअर कोर्ट किसी मामले में सुनवाई कर रहा है तो कोर्ट से मना कर सकता है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, आप इसमें मतलब कार्यवाही मत कीजिए। उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण जो किसके विरुद्ध है? ये विरुद्ध जैसे प्रतिषेध में कर सकते हैं। कौन कौन से थे? अधिकरण थे, अर्ध न्यायिक संस्थाएं थी, है ना, अधीनस्थ न्यायालय, इनके खिलाफ ये जारी हो सकते हैं। और इसमें क्या आदेश होता है? यदि कोई कनिष्ठ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर निर्णय दे देता है, वहाँ पर सुनवाई करता है और यहाँ पे क्या करता है? निर्णय ही दे देता है, फैसला दे देता है, तब उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है और न्यायालय ऐसे निर्णय को शून्य घोषित कर सकता है, पुनः सुनवाई कर सकता है। इन दोनों में क्या अंतर होगा? उत्प्रेषण और प्रतिषेध में देखो, प्रतिषेध में कोई बात चल रही है तो उसे रोकने का बोलेगा। उत्प्रेषण में क्या होगा? वो फैसला सुनाई देता है कोर्ट, फिर वो बोलता है कि आपने जो निर्णय दिया है वो मतलब उसकी हम वापस से सुनवाई करेंगे, जो भी है निर्णय दे देता है उत्प्रेषण। प्रतिषेध में निर्णय नहीं देता है, सुनवाई चलती रहती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट अधिकार प्रत्याशा। ये किसके विरुद्ध होता है? किसी प्राधिकारी के विरुद्ध, है ना। क्या आदेश होता है? यहाँ न्यायालय किसी प्राधिकारी से पद पर आसीन होने का आधार को पूछता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पक्ष में साक्ष्य नहीं दे पाता तो उसे पद से हटने का आदेश दिया जाता है। अधिकार प्रत्याशा मतलब आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे ये पूछता है। अगर वो उस संतोषजनक जवाब नहीं देता है तो उससे पद से हटाने के लिए आदेश जारी किया जा सकता है। अब आता है हमारा आर्टिकल 30। ये पूरा रिट्स के संबंध में होगा, 5 प्रकार की रिट है। ठीक है, यहाँ पे एक मैं विशेष बात बताऊंगा, जो उच्च न्यायालय की रिट है, मतलब ये जो रिट वगैरह में देखे जाने का अधिकार है वो इससे वैध है। किससे? उच्चतम न्यायालय से। ये आगे मैं बताऊंगा, इसको आप थोड़ा यही बोलिए, है ना। मैं थोड़ा आगे बताऊंगा इन दोनों में किस तरह से ज़्यादा क्षेत्र रखता है उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की अपेक्षा। आगे आएगा तो मैं बताऊंगा, ये आएगा हाई न्यायपालिका में आएगा। जब मैं न्यायपालिका पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इसमें डिटेल में आपको बताऊंगा कि मैंने जब वो पढ़ाया था तो उसका क्या बन है। ठीक है, अब आर्टिकल 32 सब क्लोज 3 में क्या है? संसद को ये शक्ति है कि वो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को प्रभावित किए बिना रिट जारी करने के अधिकार को किसी अधीनस्थ न्यायालय को सौंप सके। अब तक बंदी प्रत्यक्षीकरण एकमात्र ऐसी रिट है जिसे जारी करने का अधिकार जुडिशियल मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। ठीक है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो अधिकार है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी शक्ति है वो रिट जारी करने के जो अधिकार है वो लोअर कोर्ट्स को भी सौंप सके। अब आता है अनुच्छेद 32 सब क्लोज 4। अनुच्छेद 32 के अधिकारों को संवैधानिक प्रावधानों के अधीन ही निलंबित किया जा सकता है। संविधान में आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति को इसे निलंबित करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 34 के आधार पर भी इसे निलंबित किया जा सकता है। मतलब 32 को हम किसके आधार पर निलंबित कर सकते हैं? आर्टिकल 359, ये आपातकाल के संबंध में आएगा जब मैं इसे डिटेल में बताऊंगा। और अनुच्छेद 34 के आधार पर भी इसे निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 34 क्या है ये भी आगे आने वाला है। ठीक है, तो 2 आर्टिकल के आधार पर इसे निलंबित किया जा सकता है। अब आता है हमारा आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 मैंने पहले भी पढ़ाया था, याद करिए आप, जब मैंने पढ़ाया था कि जो वाक्य और अभिव्यक्ति में जो लोग संघ बनाने का अधिकार है ना, उसके तहत ही पढ़ाया था। इसमें वापिस बता देता हूँ क्या है। सेना, अर्धसैनिक बलों इससे जुड़े दूर संचार प्रणाली संस्थाओं को सदस्यों को मौलिक अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार कैसे सीमित किया जा सकता है? उन्हें संघ बनाने की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, क्योंकि संघ बनाएंगे तो जो
सूचनाएं होती है, गोपनीय सूचनाएं बाहर भेज सकते हैं, इसलिए उनको रोका गया है। अब आता है आर्टिकल 34, जो अभी मैंने ऊपर बताया था कि इसके आधार पर भी अनुच्छेद 32 को निलंबित किया जा सकता है। वो क्या है? यदि राज्य के किसी भाग या संपूर्ण भारत में सैन्य विधि लागू है तो मौलिक अधिकार सीमित किए जा सकते हैं ना, सैन्य विधि लागू है, ठीक है, मार्शल लॉ, तो अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। एक सेकेंड। सैन्य विधि से अर्थ है कि किसी क्षेत्र की प्रशासनिक शक्ति या सेना को सौंप दी जाए, अर्थात यहाँ के सामान्य कानून समाप्त हो जाए और सैन्य कानून लागू कर दिए जाए, और सेना यह अधिकार संघ के शक्ति के अधीन प्राप्त करती है। अब आता है हमारा आपसा। आपसा क्या है? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये कोई सैन्य विधि नहीं है, फिर भी ये बहुत सारी जगह लगाया जाता है। क्या है आपसा, हम जानेंगे। आपसा के अधीन राज्यपाल या उपराज्यपाल या संघ कार्यपालिका को अधिकार है कि यदि किसी क्षेत्र ऐसी गतिविधियां चल रही है जो राज्य की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा हो तो इसे अशांत क्षेत्र घोषित कर सके। अशांत क्षेत्र में सेना या अर्धसैनिक बलों को संघ भेज सकता है और यहाँ शांति स्थापना के लिए प्रयास किया जा सकता है। इस क्षेत्र में सेना को निम्नलिखित विशेष शक्तियाँ दी जाती है। कौन कौन सी? यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति हो तो उसे चेतावनी देने के पश्चात गोली मारी जा सकती है, ठीक है, उसे गोली मार सकते हैं। किसी संदिग्ध व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है या उसे निरुद्ध किया जा सकता है या तलाशी ली जा सकती है। यद्यपि निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र स्थानीय पुलिस को सौंपना होता है ना। किसी को भी डिटेन किया जा सकता है बिना वारंट के। इस प्रावधान के अंतर्गत सेना को अधिकार है कि वो किसी भी परिसर में बिना अनुमति के प्रवेश कर सके और सूचनाओं के आधार पर ही तलाशी ले सके या पूछताछ कर सके, ठीक, किसी भी जगह हो सकती है। ये भी एक चुनौती है। सेना को दिए गए इस अधिकार के परिणाम स्वरूप इन अशांत क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों के भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है। इसमें दिया गया गिरफ्तारी का प्रावधान या किसी व्यक्ति को गोली मारने का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 21 जो जीवन का अधिकार है के उल्लंघन है, और इस हत्या के लिए सैनिकों के विरुद्ध कार्रवाई संघ सरकार की अनुमति से ही संभव है। वर्तमान में ये प्रावधान उत्तर पूर्वी राज्यों जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, असम क्षेत्रों में लागू है और 1988 से ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है, ठीक है। आपसा कानून लगाया जाता है ना जब उस राज्य की थोड़ी स्थितियाँ डिफ़िकल्ट होती है ना, वो अशांति फैली हुई होती है, इसलिए आपसा कानून लगाया जाता है, ठीक है। इसके पक्ष विपक्ष दोनों में ही तर्क रहते हैं। अब विगत 60 वर्षों के अनुभव में न केवल मौलिक अधिकारों के अपितु मानव अधिकारों के हनन की घटनाएं भी सामने आई है। इन क्षेत्रों में आम जनता के मन में नकारात्मक भावना बढ़ी है और इसे हटाए जाने का दबाव संघ पर बढ़ा है। सेना के अधिकारियों और सेना का पक्ष है कि यदि उन्हें विशिष्ट शक्तियाँ न प्रदान की गई तो इस क्षेत्र में चल रही आतंकवादी गतिविधियाँ और हिंसक गतिविधियों के विरुद्ध कार्यवाही कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए विधिक संरक्षण अनिवार्य है। मतलब सेना के लोगों का ये कहना है कि हमको इस तरह के अधिकार दिए जाना आवश्यक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ पे जो टेररिस्ट जो लोग हैं वो अपनी गतिविधियों को जारी रखेंगे। अब कुछ न्यायिक निर्णय भी आए। क्या निर्णय? 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने सैनिक कार्रवाई को सामान्य कानून के अधीन बताया और कहा कि भारत में लोकतंत्र और विधि का शासन सर्वोच्च है और सेना को भी सिविल क्षेत्र में इन्हीं कानूनों के अधीन कार्य करना होगा। न्यायालय ने हत्या के प्रत्येक मामले FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने बोला है कि अगर ऐसे मतलब आपसा वाले क्षेत्रों में अगर कोई सेना के द्वारा निर्दोष व्यक्ति मारा जाता है तो वहाँ पे आप जांच करिए, आप FIR दर्ज कराइए और प्रत्येक मामले में FIR दर्ज कराने का बोला है ना कोर्ट ने। निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं? आपसा के नकारात्मक प्रभाव की घटनाओं ने सेना के प्रति आम जनता के विश्वास को कम किया है और दूसरी ओर अशांत क्षेत्रों में आज भी परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। यह कानून अपना उद्देश्य तभी प्राप्त कर पाएगा जब सेना की विश्वसनीयता बनी रहे और स्थानीय जनता सेना का सहयोग करे। इसके लिए सेना को इन क्षेत्रों में विकास कार्यों में सहभागी बनाया जाए और सुरक्षा एजेंसियों की संरचना और समन्वयता इस प्रकार बनाया जाए कि निर्दोष व्यक्ति पीड़ित ना हो। मतलब आपसा कानून को भी तर्कसंगत बनाकर हम इन क्षेत्रों से आसान क्षेत्रों में जो आतंकवादी घटनाएं होती है, टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, उनको रोक सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 35। इसमें क्या है? मौलिक अधिकार जो संसद द्वारा रहते हैं। मौलिक अधिकार के संदर्भ में कुछ कानून सिर्फ संसद द्वारा बनाए सकते हैं, है ना। जैसे आर्टिकल 16 सब क्लोज 3, 23 सब क्लोज 2, 32 सब क्लोज 3, है ना। और दंड संबंधित कौन कौन से होते हैं? आर्टिकल 17 जो अपराधिकता से संबंधित है, आर्टिकल 24 जो उससे संबंधित है बाल श्रम से, आर्टिकल
23 जो किससे संबंधित है, मानव दुर्व्यवहार, बालाश्रम, बेगार, इससे संबंधित है। अब संघीय व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कुछ गैर संवैधानिक तत्व भी है, जैसे क्षेत्रवाद, है ना, ये हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अलगाववाद, ये अलग होने के जो अलग अलग होने ना, जैसे कश्मीर में अलग अलगाववाद फैलते हैं, जो अलग राष्ट्र की मांग करने लगते हैं, है ना। सांप्रदायिकता, जो धर्म के आधार पर लोगों को तनाव उत्पन्न करे। भाषा के आधार पर, है ना, भारत एक भाषा विविधता राज्य, लेकिन यहाँ पे भी धर्म भाषा को लेकर अनेक विवाद बने रहते हैं। धार्मिक आधार पर भी जो संघीय व्यवस्था को प्रभावित करने के कारक है। ये सभी है ना मेरे पढ़ाने वाले क्रम में ऑटोमेटिकली डिस्कस होते रहेंगे। तो मौलिक अधिकारों का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। कल हम नीति निर्देशक तत्वों का पूरा अध्याय पढ़ेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।